सो जो भी आपका एलिमेंट है उसकी बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, ओके, जितनी ज्यादा उसको तोड़ने के लिए दैट मीन्स आपको एनर्जी चाहिए, वो न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल होता है। ऑब्वियसली अगर आपको बहुत ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी, ज्यादा एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी न्यूक्लियस को उसको ब्रेक करने के लिए, तो वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्योंकि एनर्जी जब तक आप दोगे नहीं तब तक वो टूटेगा। बट एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास एक कोई भी छोटा एलिमेंट अगर हम ले लें, जैसे मैं सपोज हाइड्रोजन ले रही हूं और एक मैं ले रही हूं यूरेनियम, ठीक है। हाइड्रोजन बहुत छोटा एलिमेंट है, यूरेनियम जो है उसका मास नंबर बहुत ज्यादा होता है। यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, हाइड्रोजन की बहुत कम है, बट फिर भी हाइड्रोजन स्टेबल है, यूरेनियम अनस्टेबल है। तो ये तो हमने जो अभी बात कही वो तो गड़बड़ हो गई, नहीं? Yes, ma'am. तो फिर कैसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? अभी जो मैंने बोला था कि बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी, बट यहाँ तो यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है और हाइड्रोजन की कम होती है, पर फिर भी हाइड्रोजन स्टेबल है, यूरेनियम उतना स्टेबल नहीं है। तो फिर कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको? बोलो। हाँ जी, कैसे जस्टिफाई करोगे? देखो ऐसा है, अब यहाँ पे हम क्या है, जो हमने अभी स्टेटमेंट लिया कि बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी, वो करेक्ट नहीं है। क्योंकि अगर मैं ये सोचूं कि हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी जो है वो मैं एक ऐसे ही रफली अमाउंट ले रही हूँ, एक्चुअली इतनी होती नहीं है। सपोज मैं इसको लेती हूँ 5 MeV, ठीक है, और यूरेनियम की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो सपोज मैं लेती हूँ 235 MeV। अब इसको जो अगर हम देखें तो हमारे पास यूरेनियम की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है, तो उसके हिसाब से तो यूरेनियम ज्यादा स्टेबल होना चाहिए था। बट ये 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसके कितने न्यूक्लियॉन्स के लिए है? हाइड्रोजन का मास नंबर अगर मैं 1H1 लेती हूँ तो ये है 1, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज 5, यानी एक पार्टिकल को ब्रेक करने के लिए, नहीं, मास नंबर कितना होता है हाइड्रोजन का? 1, 2। और यूरेनियम अगर हम ले तो यूरेनियम का मास नंबर होता है 235, तो इसका अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ले तो वो हमारे पास आएगा 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, दैट मींस पर पार्टिकल कितनी एनर्जी चाहिए? यूरेनियम में 1, हाइड्रोजन में 5। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ज्यादा है, ठीक है। यूरेनियम का ओवरऑल अमाउंट जरूर ज्यादा है, पर उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी तो ज्यादा है ना। अगर एक पार्टिकल को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी मुझे चाहिए वो यूरेनियम के लिए चाहिए 1, हाइड्रोजन के लिए चाहिए 5। ये रफ फिगर्स है, ठीक है। तो इसका मतलब यूरेनियम कम स्टेबल है, क्योंकि उसमें आप एक पार्टिकल को निकालना है तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दोगे, बट ओवरऑल टोटल जो एनर्जी है वो आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसलिए बाइंडिंग एनर्जी या स्टेबिलिटी जो है उसको हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से कनेक्ट करते हैं। खाली बाइंडिंग एनर्जी नहीं चेक करते, हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन देखते हैं। हर एलिमेंट का पर न्यूक्लियॉन उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी, जिसको आप बोलते हो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ओके, टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय इट्स मास नंबर। तो ये वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल। क्लियर? Yes, ma'am.
अब देखो, ये जो हम एक ग्राफ बनाते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका क्वेश्चन 100% आप लेकर चलो, आपको एग्जाम में आएगा। ठीक है, 100% दिस विल कम इन द एग्जाम। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी हमारे पास जितने एलिमेंट्स हैं उन सबको अगर हम उनके मास नंबर को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते जाते हैं तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे वेरी करती है वो आपको इस ग्राफ से पता लगेगा। ठीक है, ये ग्राफ की शेप देखो कैसी है, इसमें आपको शेप भी ध्यान रखनी पड़ेगी, एलिमेंट्स भी याद रखने पड़ेंगे और उनके नंबर्स भी याद करने पड़ेंगे। ये रट्टे वाली चीज है थोड़ी सी। मैम ये नंबर्स क्या डिनोट करते हैं? कौन से नंबर्स? मैम इसकी एच पे 2 है। ये मास नंबर्स हैं। ये ओके मैम। H2 है तो ये ड्यूटेरियम है आपका, इसका मास नंबर है 2। ठीक है, यस मैम। तो यहाँ पे जो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हम देख रहे हैं, इसमें यहाँ से आपका जब ग्राफ हम शुरू करते हैं, ये 0 से स्टार्ट, 0 पे तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, 1 से ही स्टार्ट होएगा। तो यहाँ पे दिखाना जो शुरू किया है वो H2 से किया, यानी ड्यूटेरियम। तो ये बाइंडिंग एनर्जी देखो H2 की काफी कम है ना, बहुत लो वैल्यू है। H3 की उससे थोड़ी ज्यादा है। उसके बाद हीलियम की हाई है। अगर मैं छोटे एलिमेंट्स में देखूं तो हीलियम की जो बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद हीलियम से लिथियम पे जब हम आते हैं तो ये बाइंडिंग एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है, डिप कर जाती है, नीचे आ गई। उसके बाद फिर लिथियम के बाद कार्बन पे जाते हैं, कार्बन 12, तो ये फिर बढ़ जाती है, ज्यादा है। फिर नाइट्रोजन की कम है, ऑक्सीजन 16 की फिर ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन ये 18 है, दिस इज ऑक्सीजन 18। ठीक है, इसकी कम है। फिर 32 सल्फर ज्यादा है, फिर आयरन की इससे भी थोड़ी ज्यादा है। उसके बाद देखो बाकी के एलिमेंट बीच में हमने दिखाए नहीं है क्योंकि उनकी उतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, बट आयरन से आप जैसे 56 से 100 नंबर पे आते जा रहे हो, मोलिब्डेनम ये कम होती जा रही है, एंड देन और कम और कम, और यूरेनियम तक ये कम होती चली जाती है। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें जो हमारे बड़े एलिमेंट्स हैं जिनका मास नंबर बहुत ज्यादा है उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी कम है, और जो छोटे हैं जिनका मास नंबर बहुत कम है उनकी भी कम है। ओके, सिर्फ जो मिडिल रेंज है ये है ना, आयरन के थोड़ा इधर और थोड़े इधर वाले मास नंबर्स वाले, वो जो न्यूक्लियाई हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, बड़ा जो एलिमेंट जितना बड़ा होता जाएगा वो भी उतना अनस्टेबल, और जो बहुत छोटा रहेगा वो भी अनस्टेबल। इस ग्राफ से ये हमें पता लगता है। आपको ये क्वेश्चन कैसे आता है, ड्रॉ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व फॉर ऑल द एलिमेंट्स एंड डिस्कस द salient features that you can, or the discuss the features that you can do with the help of this graph। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आपने ये ग्राफ बनाना है, उसके बेस पे फर्स्ट जो हमारा ऑब्जर्वेशन है इससे वो क्या है कि जो मिडिल रेंज के हमारे न्यूक्लियाई हैं वो स्टेबल होते हैं, और जो छोटे हैं वो भी उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है तो वो भी अनस्टेबल है, और बड़े जो हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी कम है इसलिए वो भी अनस्टेबल। ठीक है, यस मैम। बाइंडिंग एनर्जी इज लोअर फॉर बोथ लाइट न्यूक्लियाई, कौन से, जिनका मास नंबर 30 से कम है, और हैवी न्यूक्लियाई जिनका मास नंबर 170 से ज्यादा है। और 30 और 170 के बीच के जो है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, मतलब चेंज है, वेरिएशन होता है लेकिन बहुत हल्का, बहुत कम वेरिएशन होता है। ठीक है, देन इन दोनों ऑब्जर्वेशन से हमारे जो कंक्लूजन्स है वो क्या हम निकालते हैं, ये पॉइंट्स आपको रटने पड़ेंगे सारे। ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन की फॉर्म में आता है, आपको रटना है और इसको एज इट इज लिखना है। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है,
The force between nucleons is attractive and strong enough to produce binding energy of few million electron volt per मतलब जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके अंदर, उनके बीच में जो फोर्स होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि उनको ब्रेक करने के लिए या उन पार्टिकल्स को अलग करने के लिए आपको कुछ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, है ना। क्योंकि हमारी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो सबसे छोटा एलिमेंट भी अगर हम ले, यहाँ पे ना इस ग्राफ में एक पॉइंट और आप लिखो, यूनिट, इसकी यूनिट ये MeV, ठीक है। तो हमारी एनर्जी जो है वो कुछ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तो सबसे लोएस्ट वाले की भी है, तो इतनी एनर्जी सब में होती है। तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर फोर्स है उसके बीच में वो काफी स्ट्रांग होती है, इसलिए उसको तोड़ने के लिए भी आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट इसमें फीचर जो है इसका वो क्या है, देखो सेकेंड वो कह रहा है रीजन ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी इन द मिडिल रेंज, जो बीच के न्यूक्लियस है उनकी बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। उसका रीजन क्या है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो शॉर्ट रेंज्ड है, न्यूक्लियर फोर्स जो होती है उसकी रेंज बहुत कम होती है, ओके। तो जो मिडिल रेंज के न्यूक्लियस है उनमें क्या होता है कि अगर आपका मास नंबर थोड़ा थोड़ा बढ़ भी रहा है तो भी जो न्यूक्लियर फोर्स है, जैसे मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, तो इसमें जो हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा इसका रेडियस बढ़ेगा न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियर फोर्स थोड़ा सा रेडियस बढ़ने पर भी बहुत ज्यादा अमाउंट उसका बढ़ता नहीं है, क्योंकि उसका इफेक्ट बहुत छोटे डिस्टेंस तक रहता है। थोड़ा दूर चले गए तो यहाँ पे उतना इफेक्ट उसका नहीं रहता, तो इसलिए न्यूक्लियर फोर्स में खास फर्क नहीं आता, इसलिए आपकी बाइंडिंग एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है। ठीक है, यस मैम। ये दोनों पॉइंट आपने रट्टा लगाने हैं, ये भी और इसके पहले वाले जो थे वो भी। उसके बाद अब देखो नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, दैट इज सैचुरेशन प्रॉपर्टी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। सैचुरेशन प्रॉपर्टी से क्या मतलब है कि जो हमने अभी बात की, बाइंडिंग एनर्जी कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स एक रेंज तक काम करती है, उसके बाद जो न्यूक्लियॉन से आगे जो मान लो अगर हमारे पास न्यूक्लियस की रेडियस है, ये मेरा न्यूक्लियस है पूरा सपोज, ठीक है। अब इसमें एक प्रोटॉन मेरा यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब न्यूक्लियस की जो फोर्स की रेंज है वो सपोज यहाँ तक होती है, तो इसके बाद वाले जो न्यूक्लियॉन्स हैं उन उसके ऊपर इसकी इतनी खास फोर्स नहीं लगती है, तो वो यहाँ है या थोड़ा और दूर है कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बाइंडिंग एनर्जी उतनी ही रहती है। देन वेरी हैवी न्यूक्लियस, जिसको जैसे यूरेनियम है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम होती है, तो इसलिए वो इजीली स्प्लिट कर सकता है स्मॉल न्यूक्लियाई में। कौन से स्मॉल न्यूक्लियाई में? जो मिडिल रेंज वाले होते हैं उनमें टूटता है। वाई? बिकॉज व्हेन इट विल ब्रेक, तो जो दो ब्रेक होके न्यूक्लियस बनेंगे वो मिडिल रेंज के होंगे और उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है, तो यूरेनियम ब्रेक होके अनस्टेबल से स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? क्लियर हुई बात?
हाँ जी, क्लियर हुई बात? यस मैम। ओके, तो इसलिए और क्योंकि देखो इसमें थर्ड पॉइंट पे आपको क्वेश्चन ऐसे भी आता है, एक्सप्लेन न्यूक्लियर फिशन ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। न्यूक्लियर फिशन क्या होता है? न्यूक्लियर फिशन पता है आप लोगों को क्या होता है? यस मैम, रिएक्टर्स के अंदर यूज होता है ये। नहीं, रिएक्टर का नाम मत लो, न्यूक्लियर फिशन की प्रोसेस क्या होती है वो बताओ मुझे। मेरे को वापस समझा दो। क्या बता बताओ, दो क्या समझाऊं? न्यूक्लियर फिशन। अभी समझाया ही नहीं मैंने, मैं तो पूछ हाँ रही तभी हूँ। तो कह रहा हूँ समझा दो। मैं तो तभी कह तुमसे रहा पूछ समझा। रही हूँ अभी, न्यूक्लियर फिशन क्या होता है? हाँ नहीं पता। किसी को भी नहीं पता? किसी को भी नहीं पता? मैम जब वो न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस और अनस्टेबल न्यूक्लियस स्प्लिट होता है छोटे न्यूक्लियाई में। छोटे कौन से? मिडिल रेंज के न्यूक्लियाई में, जो कि उससे ज्यादा स्टेबल होते हैं। इस प्रोसेस को आप बोलते हो न्यूक्लियर फिशन। फिशन मतलब होता है टूटना, ओके। और वो क्यों टूटता है? क्योंकि वो खुद अनस्टेबल है। जब टूट के दो में डिवाइड हो जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई बन जाते हैं। एंड जब स्टेबल न्यूक्लियस बनेंगे, इसका मतलब क्या है कि उन स्टेबल न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो गई और पहले बड़े न्यूक्लियस की कम थी। इसलिए फिशन प्रोसेस में एनर्जी एटमॉस्फेयर को और ज्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि वो स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए हमेशा फिशन में एनर्जी रिलीज होती है। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, न्यूक्लियर फिशन, दैट इज व्हाई एनर्जी इज रिलीज्ड इन न्यूक्लियर फिशन, क्योंकि वो अनस्टेबल से स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है। ठीक है। सेकेंड, फ्यूजन। फ्यूज का मतलब होता है एक दूसरे के साथ जुड़ना, दे आर कमिंग टुगेदर। ओके, जितने भी आपके 10 से नीचे मास नंबर वाले न्यूक्लियस होते हैं वो थोड़े अनस्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू द मिडिल रेंज न्यूक्लियाई। तो वो क्या करते हैं? अनस्टेबल है इसलिए उनकी बाइंडिंग एनर्जी भी लो होती है, तो वो फ्यूज होके एक दूसरे के साथ और थोड़ा बड़ा न्यूक्लियस बना लेते हैं। बड़ा न्यूक्लियस कैसे बनाएंगे? मतलब कौन सा बनाएंगे? मिडिल रेंज वाला, क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है। अगेन, जब फ्यूज होंगे तब भी आपके प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी और उस प्रोसेस को आप बोलोगे न्यूक्लियर फ्यूजन। जब ब्रेक होंगे तब भी एनर्जी रिलीज होगी और उस प्रोसेस को आप बोलोगे न्यूक्लियर फिशन। क्लियर? यस मैम। ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स, फिशन फ्यूजन, ये इस पे भी क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ। तब आपको ये पॉइंट्स दोनों एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है। ओके अब मैम। इसके बाद आ जाओ, ये सारा रट्टा लगाना है आपने। ग्राफ, ग्राफ अभी बनाया आप लोगों ने साथ साथ? नहीं मैम। ना तो अरे नो नहीं, मैम। हाथ नहीं चलाते हो अपने आप लोग। बनाओ, अभी बनाओ। ये डायग्राम की प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए, इसको बनाओ। मैं 2 मिनट वेट कर रही हूँ, फटाफट बनाओ। और पूरे देखो, न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? जब हम न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स की बात करते हैं, न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होंगे? प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। हाँ हाँ हाँ, ये कौन बोला? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। हाँ जी तुषार।
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये दो पार्टिकल्स आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि प्रोटॉन है सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, न्यूट्रॉन आपके हैं न्यूट्रल पार्टिकल्स। तो न्यूट्रल पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इतने छोटे स्पेस में बाउंड होके कैसे रहते हैं, कौन सी फोर्स उनको एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करके रखती है। और प्रोटॉन्स जो है वो तो सारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनमें रिपल्शन होना चाहिए, तो रिपल्शन के अगेंस्ट वो इतने छोटे से एरिया में इतनी छोटी सी जगह पे कैसे रह रहे हैं। मतलब इट्स लाइक दैट, जैसे कि बहुत सारे दुश्मन है, छोटे से एक घर में एक बंद कर दिए, फिर भी बड़े प्यार से रह रहे हैं। ये प्रोटॉन कैसे रह रहे हैं इसमें, ठीक है। उसके लिए हम ये डिफाइन करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल चाहे वो कोई भी है, उस पे चार्ज है या नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर उन पार्टिकल्स पे एक अलग एक सेपरेट फोर्स वर्क करती है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होती है एंड अट्रैक्टिव फोर्स होती है, ठीक है। इट्स अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, एंड इट इज अट्रैक्टिव फोर्स। बल्कि ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स जो है दैट इज द मोस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स, ओके। तो ये जो फोर्स है ये इररिस्पेक्टिव ऑफ चार्ज एंड मास, नेचर, सब पार्टिकल्स पे एक जैसी होती है। यानी ना तो वो चार्ज पे डिपेंड करेगी ना मास पे। चार्ज से कोई मतलब ही नहीं है उसको कि प्रोटॉन पॉजिटिव है या न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है। उसको सिर्फ किस पे वर्क करना है, जो इस न्यूक्लियस के अंदर है। मतलब उस फोर्स को ये पता है कि इस बाउंड्री के अंदर जो पार्टिकल्स है उनमें एक अट्रैक्टिव फोर्स होगी विच इज न्यूक्लियर फोर्स। जैसे ही हम इस बाउंड्री के बाहर गए, न्यूक्लियर फोर्स का जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाता है। न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के बाहर एक्ट नहीं करती है। क्लियर? क्या क्या प्रॉपर्टीज है न्यूक्लियर फोर्स की, देखो। न्यूक्लियर फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज सेम होती है सब में, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन ले ले, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ले ले, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ले ले। दूसरी, दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस इन नेचर। शॉर्ट रेंज होती है, शॉर्ट रेंज इसलिए क्योंकि सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर वर्क करती है, ठीक है। दोबारा लॉग इन कर लो। मैम अभी या ब्रेक मिलेगा बीच अभी में? अभी कर लो, अभी इमीडिएटली।